जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के बीच ज्योग्राफी चैप्टर को लेकर के उपस्थित हुए हैं। जो आप इस बोर्ड पे लिखे हुए देख सकते हैं, गंगा नदी तंत्र को आज हम बताने वाले हैं। इससे पिछले का जो हमने वीडियो बताए थे उसमें हम जो है सो पूरे भारत में जो भी मुख्य नदियां था वो नदियां का जो प्रवाहित जो है सो मार्ग है वो किस मार्ग से होकर के उत्तर भारत की दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उसमें जो है सो हमने अंतर बताए थे। और ये भी बता दिए थे कि उत्तर भारत में कितनी नदियां हैं और दक्षिण भारत में कितनी नदियां हैं, उस सब का जो है एक आउटलाइन हमने बना करके दे दिए थे। और आज की क्लास में जो है सो हम गंगा नदी को स्टार्ट करेंगे और गंगा नदी को विस्तृत जानकारी देते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। और यह वीडियो जो है वो हर एक स्टूडेंट के लिए जो है सो आवश्यक है, चाहे आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, हर स्टूडेंट के लिए ये जो है सो बहुत ही आवश्यक वीडियो होने वाला है, क्लास होने वाला है। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आज की क्लास में जो है सो गंगा नदी से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा पूरा विश्वास रहेगा, पूरा वादा है आपसे कि आज की जो हमने बताएंगे उसमें हर चीज़ को जो है सो हमने कवर करेंगे इसमें। समझ गए ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गंगा नदी तंत्र के बारे में हमने जब बताए थे पिछले वीडियो में भी, इसमें भी थोड़ा बातें करते हैं कि गंगा नदी जो है वो उत्तर भारत की नदी मानी जाती है, क्योंकि गंगा नदी हमारे भारत में मुख्य रूप से अधिकांश भाग जो है गंगा नदी का वो भारत में प्रवाहित होती है। इसलिए गंगा नदी को हम लोग पवित्र नदी के नाम से जानते हैं। और यह हिमालय से निकलने वाली जो है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ हैं। और यह नदियाँ जो है वो उत्तराखंड राज्य से निकलती है और 5 राज्यों से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जा करके गिर जाती है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में इसका उद्गम स्थल देखेंगे और उसके बाद कितने राज्यों से होकर गुजरती है, किस राज्य में सबसे लंबी दूरी तय करती है, किस राज्य में सबसे कम दूरी तय करती है, इन तमाम प्रकार की क्वेश्चनों को डिस्कशन इसी वीडियो में करने वाले हैं। समझ गए? तो ये गंगा नदी तंत्र जो है ना वो उत्तर भारत की नदियाँ। उत्तर भारत में आप लोग जानते हैं कि हिमालय पर्वत से 3 मुख्य नदियाँ निकलती है। एक तो इधर सिंधु नदी तंत्र है जो हमने पहले बता दिए हैं, दूसरा यहाँ से जो है गंगा नदी तंत्र निकल रही है और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र निकल रही है। तो 3 नदियां जो है वो उत्तर भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आपने देख लिए थे ताप्ती नदी था, उसके बाद जो है सो इधर भी देख लिए थे कि आपने कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इन तमाम प्रकार की नदियां था। उसके बाद यहाँ राजस्थान के क्षेत्रों में आज लूनी नदी था, है ना, बेगई नदी था, पेरियार था। इन तमाम चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो देखिए गंगा नदी को पहले, गंगा नदी का उद्गम स्थल जो कहा जाता है वो उत्तराखंड से निकलती है। पहले इसमें आउटलाइन ही बना देते हैं एक छोटा सा, और उसके बाद फिर हम इसमें आपको बताएंगे कि गंगा नदी अगर उत्तराखंड से निकल रही है तो वो उसका निर्माण किस प्रकार से होता है और कौन से वो ग्लेशियर है जिस ग्लेशियर से ये निकलती है। कई बार आप लोगों ने सुने होंगे कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आप लोग लगाते होंगे गंगोत्री। लेकिन गंगोत्री जो है सो कुछ हद तक क्वेश्चन का आंसर सही भी हो जाता है और गलत भी हो जाता है, क्योंकि गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है इसमें जो है सो विवादित माना जाता है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है या गंगा गोमुख से निकलती है, कहाँ से निकलती है इसके बारे में भी हम बताएंगे। प्रॉपर जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। ठीक, तो ये क्या है कि उत्तराखंड से निकलने वाली नदियां हैं और इसका मार्ग आप देख सकते हैं कि तीर का निशान लगाने का मतलब ये इधर से निकल करके इस डायरेक्शन की ओर जो है सो प्रवाहित होती है। और इसी नदी का नाम हम लोग क्या कहते हैं, तो गंगा नदी कहते हैं। ये गंगा रिवर है। ठीक है, उसके बाद इस गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, सहायक नदी वो होती है जो मुख्य नदी की धाराओं के साथ कोई अन्य नदियां जो है छोटी छोटी नदियां आकर के उसमें मिल जाती है और मुख्य नदी की धारा के साथ ही वो खुद भी प्रवाहित होने लग जाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, तो सहायक नदियां कहते हैं। तो यहाँ से उत्तराखंड से ही एक और जो है सो नदी निकलती है जिस नदी को हम लोग यमुना नदी के नाम से जानते हैं। और यमुना नदी ही जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और यह जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसका PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसमें अगर आप लोग नहीं भी जो है सो उतारते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, आप वहां से इसका PDF जो है सो प्राप्त कर सकते हैं। इसका नाम क्या है, तो यमुना नदी है। ये है आपका यमुना नदी। उसके बाद देखिए इसकी और भी सहायक नदियां हैं गंगा की, जैसे कि यहाँ पर एक नदियां आती है। इस नदी को हम लोग कोसी नदी के नाम से जानते हैं, क्योंकि कोसी नदी जो है सो फेमस नदी है। फेमस नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो है सो हर एक साल जो है सो बिहार में बाढ़ आने के कारण बनता है।
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नेपाल में जो डैम बनाया गया है उसमें जल का स्तर जो है सो बरसात के मौसम में ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बारिश का पानी और ये हिमालय पर्वत श्रेणी से जो पिघलने वाला बर्फ़ है, बर्फ़ जो पिघलती है वो भी कहीं ना कहीं जलस्तर को ऊंचा कर देता है। तो इन तमाम चीज़ों के कारण जो है सो कोसी नदी में जो है सो पानी का जलस्तर बढ़ा दिया जाता है, नेपाल की तरफ से पानी छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण इसमें पानी भर जाती है और आसपास की तरफ से पानी ज़्यादा ही भर जाती है, जिसके कारण बाढ़ आ जाती है। तो ये सारी समस्याएं होती है, जिसके कारण बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। आपसे एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिहार का शोक नदी किससे कहते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर कोसी नदी। समझ गए। उसके बाद देखिए एक और इसकी सहायक नदी है, इस सहायक नदी को देखिए कोसी के बाद आप ध्यान में रखेंगे गंडक, कोसी के बाद गंडक, ये गंडक नदी है, ये भी क्या है तो गंगा की ही सहायक नदी है। उसके बाद घाघरा याद रखेंगे आप लोग, यह घाघरा, और फिर एक और नदी आती है जिसको हम लोग गोमती कहते हैं, गोमती नदी। तो मुख्य रूप से ये 4 नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदी है। हालांकि इसकी जो सहायक नदी है उसका भी अपना कोई सहायक नदी है, तो उसके बारे में भी बताएंगे। जब कोसी के स्टार्ट करेंगे तो कोसी की सहायक नदियां बनाएंगे, गंडक स्टार्ट करेंगे तो गंडक की सहायक नदियों के साथ उसमें कंपेयर करते हुए चलेंगे, घाघरा गोमती सब के बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे से जब देखते हैं तो नीचे से एक और जो है इससे गंगा में सहायक नदी मिलती है, इस नदी को हम लोग सोन नदी कहते हैं, है ना। ये सोन नदी जो है सो गंगा की सहायक नदी है और ये दक्षिण की ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। दक्षिण की ओर मिलने वाली सहायक नदियाँ तो यमुना नदी है, और यमुना नदी इन तमाम नदियों में सबसे लंबी दूरी तय करती है, इसलिए यमुना नदी को सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। और इसी दक्षिण की ओर से मिलने वाली एक सोन नदी है जो गंगा में ही डायरेक्ट जाकर के मिलती है। और इसके अलावा 3 और नदियाँ हैं जो गंगा की सहायक नदी बनती है, परंतु वो डायरेक्ट ना बन के इनडायरेक्ट रूप से जाती है। कैसे, जरा देखिए, यहाँ से सोन है, एक यहाँ सहायक नदी है, इसको हम लोग केन कहते हैं, इसको हम बेतवा कहते हैं, ये बेतवा है, बेटवा नहीं कहना है, ये बेतवा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है सो एक है केन, बेतवा और चंबल। तो ये 4 नदियां हैं, नीचे से भी जो है इसकी सहायक नदियां बनती है, परंतु इन चारों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सोन नदी जो है वो डायरेक्ट गंगा के साथ मिला है, इसलिए जो है सो सोन डायरेक्ट गंगा के सहायक होगी। परंतु केन, बेतवा और चंबल ये तीनों के तीनों गंगा की सहायक नदी है, परंतु ये डायरेक्ट नहीं मिला। ये किससे मिल गया, पहले ये यमुना नदी से जाकर के मिला, और यमुना नदी भी गंगा में जाकर के मिल रही थी, इसीलिए इसको भी गंगा नदी का ही सहायक नदी माना जाता है। परंतु डायरेक्ट ये किससे मिलता है, तो यमुना नदी से मिलता है, इस बात को ध्यान में रखना है। इतनी बात समझ लिए। अब उसके बाद आपको इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा आ जाएगा कि गंगा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से होता है। राज्य के बारे में आपसे पूछेगा, यहाँ पर ग्लेशियर नहीं पूछ रहा है, राज्य पूछ रहा है। तो राज्य पूछेगा तो यहाँ पर जो राज्य है ये उत्तराखंड का राज्य है, तो आप क्या बताएंगे, उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। राज्य पूछेगा तो ये उत्तराखंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन करेगा कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, गंगा नदी भारत के कितने राज्य से होकर के गुजरती है, तो आपको बताना है कि 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब 5 राज्य कौन कौन है, जरा उसको मैप से ही देखिए यहाँ पर। उसके बाद नीचे जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के बगल में ही अपना बिहार पड़ता है, और बिहार से अलग हुए जो दूसरा राज्य एक झारखंड है, झारखंड को भी थोड़ा सा हल्का सा जो है उसमें टच करता है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल आ जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 5 राज्य है जिससे जो है गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो उन 5 राज्यों का नाम हम आपको बता देते हैं। तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद जो है सो आप उत्तर प्रदेश के बाद बिहार कह सकते हैं, उसके बाद झारखंड कह लीजिए, उसके बाद जो है सो आप पश्चिम बंगाल कह लीजिए, पश्चिम बंगाल। तो ये 5 राज्य है जिससे होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक अगला क्वेश्चन इसी में, और अगला क्वेश्चन इसी में आता है कि भारत के वो कौन से राज्य है जिससे सबसे लंबी दूरी तय करती है गंगा नदी। तो आपको बताना है इन 5 राज्यों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश भी जो है इसको बीचों बीच से जो है सो गंगा नदी प्रवाहित होती है कुछ इस टाइप से। अगर मान लेते हैं कि यह जो है सो ये क्या है, अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के ये बीचों बीच इस प्रकार से गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो सबसे लंबा दूरी यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एकदम पूरा का पूरा दूरी इसका कवर कर जाता है, पूरा राज्य को ही हिल जाता है। इसलिए सबसे लंबी दूरी तय करने वाला कौन सा राज्य हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश। और सबसे कम दूरी किस राज्य में तय होती है, तो आपको बताना है कि झारखंड में, क्योंकि झारखंड में ये बहुत थोड़ा सा जो है सो प्रवेश करती है
और इसीलिए जो है सो वहाँ पर जो है सो एक भोलेनाथ का जो है सो यात्रा जल ढारने के लिए यात्री लोग जाते भी हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो जगह का नाम आप लोग बताइए कि कौन सा है, अगर नहीं जानते हैं तो सुनिए, वो बाबा धाम है। और बाबा धाम में जो है सो लोग हर साल जो है सो जो शिव भक्त होते हैं वो जल ढारने के लिए प्रत्येक साल जो है सो सुइया पहाड़ से जल उठा करके बाबा धाम तक जाते हैं और जल चढ़ाते हैं। वो झारखंड में ही पड़ता है, तो झारखंड में गंगा नदी जो है सो बहुत थोड़ा सा जो है सो प्रवेश करती है। ये बात समझ गए। उसके बाद आगे देखिए, गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है। तो आपको बताना है कि ये 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 2525 किलोमीटर ध्यान में रखना है, 2525 ध्यान में रखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आता है, छोटे लेवल का एग्जाम है उसमें जो है क्वेश्चन आते रहता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड राज्य में गंगा नदी का विस्तार किस प्रकार का है, फिर उत्तर प्रदेश में विस्तार कैसा है, उसके बाद बिहार में इसका विस्तार देखेंगे, झारखंड में देखेंगे, पश्चिम बंगाल में देखेंगे। इन पांचों राज्यों में गंगा नदी का जो है सो एकदम पूरा विस्तार देखेंगे और उसके बाद गंगा नदी कंप्लीट होगा। इतने आसानी से गंगा नदी कंप्लीट होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा जो क्लास होने वाला है वो ग्रुप डी से लेकर के आप जो है सो बीपीएससी तक के एग्जाम अगर दे रहे हैं तो उन सारी चीज़ों में आपका ये काम आने वाला है। इसीलिए इसको शुरू से अंत तक आप जरूर देखें। अब यहाँ के बाद हम आपको इसी में पंचप्रयाग के बारे में बताएंगे जो उत्तराखंड में ही पड़ता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब यहाँ से आप देखिए उत्तराखंड में गंगा नदी देख रहे हैं, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि इसी में हम आपको उद्गम स्थल भी बताने वाले हैं, किस ग्लेशियर से निकलती है वो भी बताने वाले हैं। उसके साथ साथ जो है हम इसी में पंचप्रयाग के बारे में भी बातें करने वाले हैं, और वो कौन से क्षेत्र है जहाँ से गंगा नदी पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ के मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है, इसके बारे में भी बताने वाले हैं। तो एक एक बातें को ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखिए, यह गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है ना, वो मुख्य रूप से 3 ग्लेशियर से होकर के होती है। अब 3 ग्लेशियर कौन कौन सा है, उस ग्लेशियर का नाम जरा सुनिए। यहाँ पे जो ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर को हम लोग गंगोत्री ग्लेशियर कहते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक। गंगोत्री ग्लेशियर। आप ग्लेशियर हम किससे कहते हैं, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। ग्लेशियर उसे कहते हैं कि जब कभी भी पर्वतीय क्षेत्रों में या किसी भी क्षेत्रों में बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा जमा हुआ हो, बर्फ जमा हुआ हो, और उससे पिघल के जब पानी निकल जाती है, या फिर उससे जो पिघल के पानी होती है उससे नदियां हो जाती है, नदियां बन जाती है, तो उस पर्वत को ही, उस बर्फ के टुकड़ा को ही हम ग्लेशियर कहेंगे, जिसको पिघलने से नदियों का निर्माण होता है। तो बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा ही क्या कहलाता है, तो ग्लेशियर कहलाता है। तो एक ग्लेशियर का नाम है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, और उसके बाद अगला और ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है संतोपत, संतोपत ग्लेशियर, ठीक। और अगला एक और ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है मिलाम ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर। ये 3 ग्लेशियर है, और इन्हीं तीनों ग्लेशियर को मिलने से ही जो है सो गंगा नदी मुख्य रूप से बनती है। आगे चल के इसका पूरे जो है सो तामझाम जितना भी है हम सब चीज़ के बारे में बताने वाले, तो समझिए इसको। यहाँ से एक नदी निकलती है, इस नदी को हम लोग जानवी नदी कहते हैं, जानवी, ठीक। आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है, तो क्या बताना है, जानवी रिवर निकलती है। तो देख लीजिए, यहाँ से निकलने वाला नदी का नाम है जानवी, जबकि आप लोग सीधा कहते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, तो ये गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर कौन नदी निकल रही है, जानवी नदी निकल रही है। अब गंगा क्यों कहेंगे और कब कहेंगे, जरा उसके बारे में भी समझिए। तो यहाँ से आगे निकल कर ये क्या हो जाएगा, तो ये जानवी रिवर हो जाएगा, और उसके बाद जो है सो ये आकर के यहाँ पर मिल जाएगा किसमें, तो ये गोमुख है, यहाँ पे क्या है, गोमुख, तो ये गोमुख से मिलेगा, गोमुख, ठीक। ये गोमुख एक क्षेत्र है जहाँ पे जानवी नदी आकर के इससे मिल जाती है, और फिर यहाँ से जो है सो गंगा नदी आगे की ओर प्रवाहित होती है। तो आगे की ओर प्रवाहित होने के क्रम में जब यहाँ से नदी आगे बढ़ती है तो इसका हम लोग भागीरथी नाम देते हैं, भागीरथी नदी, ये भागीरथी नदी है। जबकि आप लोग जानते हैं गंगा नदी का जो पुराना नाम है वो भागीरथी नाम दिया जाता है। तो गंगा नदी अगर भागीरथी नाम से जाना जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि भागीरथी नदी का जो निर्माण है वो गोमुख से जब आगे की ओर प्रवाहित होती है तब उसका नाम जो है सो भागीरथी दिया जाता है। तो इसका मतलब तो साफ स्पष्ट हो गया ना कि गंगा नदी या भागीरथी नदी का उद्गम स्थल जो है वो गोमुख हो जाएगा, गंगोत्री नहीं होगा, क्योंकि गंगोत्री नदी से जानवी निकलती है। और कहीं पर भी आपने ये नहीं सुने और ना ही सीखे हैं कि गंगा नदी का पुराना नाम जानवी है।
ये आपने नहीं सुनेंगे। आपने सुने होंगे ये कि गंगा का पुराना नाम भागीरथी है, तो इसका मतलब भागीरथी निकल रही है गोमुख से, तो गंगा का उद्गम स्थल गोमुख हो जाएगा। लेकिन छोटे एग्जाम अगर आप देते हैं, ग्रुप डी का देते हैं, एनटीपीसी का देते हैं, बिहार पुलिस का देते हैं, इन तमाम चीज़ों वनडे के एग्जाम देते हैं, तो इसमें आपको अगर ऑप्शन में दे दिया गोमुख और ये गंगोत्री और गोमुख दिया ही नहीं, तो उस परिस्थिति में आप गंगोत्री को ही सही आंसर लगाएंगे, वो भी आपका सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं रहेगा, तो उसी को अंत में मारना पड़ेगा हर प्रश्न करके। अगर मान लीजिए कि अगर दोनों ऑप्शन दे दिया एग्जाम में, तो उस परिस्थिति में आपका जो परफेक्ट आंसर होगा वो गोमुख होगा, गंगोत्री नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है ये आपने समझ लिए। अच्छा, ये तीनों का तीनों जो ग्लेशियर देख रहे हैं ना, आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के किस जिले में पड़ता है, तो ये उत्तरकाशी, उत्तराखंड का एक जिला है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिला में ही ये तीनों ग्लेशियर है और यही इसी ग्लेशियर से पिघलने से नदियों का निर्माण होती है और आगे चल के गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपने देख लिया भागीरथी। और भागीरथी कुछ दूर और आगे की ओर मिलता है, तो इधर से एक नदी इसमें और आके मिलती है। इस नदी का नाम है भिलांगना नदी। भिलांगना, ये भिलांगना नदी है जो किसके साथ मिल जाती है, तो भागीरथी के साथ आकर के मिल जाती है। एक चीज़ और, प्रयाग का जो बारे में हमने बताया है कि प्रयाग क्या होता है कि जब कभी भी दो नदियां एक दूसरे को जिस बिंदु पे जिस जगह पे आकर के मिलती है उसे हम लोग प्रयाग कहते हैं। तो यहाँ पर जो है भागीरथी और भिलांगना दोनों आकर के मिल रही है, तो एक प्रयाग का निर्माण करेगा और इसी प्रयाग का नाम हमें देना है क्या, तो गोविंद प्रयाग। इसको गोविंद प्रयाग कहते हैं, गोविंद प्रयाग, ठीक है। तो ये गोविंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। फिर यह गोविंद प्रयाग से जब आगे की ओर नदियां प्रवाहित होती है तो इसका नाम दोबारा जो है सो भागीरथी ही दिया जाता है। तो ये भागीरथी ही होगा आगे चल के भी, और इसका नाम हम दोबारा क्या कहेंगे, भागीरथी, भागीरथी, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है सो एक बांध भी बनाया गया है जिसको हम लोग टिहरी बांध के नाम से जानते हैं, टिहरी बांध। आप लोगों ने भी सुना, जो है वो भारत की सबसे ऊंची बांध है, क्योंकि इससे पहले भाखड़ा नंगल बांध को माना जाता था, लेकिन अब जो है ये नवीनतम बनाया गया है, भाखड़ा नंगल के बाद बनाया गया है, इसलिए टिहरी बांध की जो कुल ऊंचाई है वो 260.5 मीटर है, इतनी ऊंचाई का है, इसलिए इसको जो है सो सबसे ज़्यादा ऊंचाई का बांध माना जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे 261 भी देखने को मिल जाएगा, तो इसमें कोई खास अंतर नहीं है। तो उसके बाद देखिए आगे जब ये निकल के आ गया है और उसके बाद ये जो है सो भागीरथी के नाम से ही जाना जाएगा। अब यहाँ से समझिए इसके साथ भी जो है सो कुछ नदियाँ निकलती हैं और इस नदियों को मिलन स्थल होती है, इस मिलन स्थल का भी प्रयाग के नाम से जाना जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ समझना है कि ये जो है सो आपका धौली गंगा है, सॉरी ये जो है सो आपका विष्णु गंगा इधर हो जाएगा, धौली गंगा, धौली गंगा ये नदी है, ठीक है। और ये क्या है, तो विष्णु गंगा, विष्णु गंगा ये भी नदी है। तो संतोपद ग्लेशियर से निकलने वाली जो नदियां हैं वो विष्णु गंगा है, और उसके बाद मिलाम ग्लेशियर से निकलने वाली जो नदियां हैं वो धौली गंगा है। इन दोनों नदियों के मिलन स्थल से एक प्रयाग का निर्माण होगा जो विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विष्णु गंगा है ना, तो इसी के आधार पर जैसे इसका नाम पड़ गया है विष्णु गंगा, ठीक है। अब फिर ये नदियां जो है सो आगे की ओर प्रवाहित हो रही है, तो जब ये आगे की ओर प्रवाहित होगी तो यहीं से इसका नाम जो है सो पड़ जाता है अलकनंदा, अलकनंदा। तो ये अलकनंदा हो जाएगा, ठीक है। ये अलकनंदा रिवर है, जब विष्णु गंगा और धौली गंगा मिल जाती है और उसके संगम से जब आगे की ओर नदियाँ बहती है तो उसका नाम जो है सो अलकनंदा दिया जाता है। उसके बाद इसमें और भी एक नदियाँ इधर से आकर के मिल जाती हैं, ये नदी, उसके बाद एक नदी इधर से आके मिल जाती है, फिर एक नदी इधर से आके मिल जाती है, यानी कि 3 इसकी और सहायक नदी है। इस तीनों सहायक नदी का नाम पहले आप लोग जान लीजिए। इस नदी को हम लोग नंद की नदी कहते हैं, नंद की नदी, ठीक। उसके बाद इस नदी को हम लोग पिंडार नदी कहते हैं और इसको हम मंदाकिनी कहते हैं, मंदाकिनी नदी, ठीक है। तो 3 नदियां हैं और यह देखिए यहाँ पर जो है एक प्रयाग का निर्माण कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी संगम हो रही है, इधर से नंद की और इधर से आ रही है अलकनंदा, तीनों का दोनों का संगम यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर फिर से प्रयाग बनेगा। और नंद की नदी के साथ मिलने के कारण इस प्रयाग का नाम हम लोग नंद प्रयाग कहते हैं, ये नंद प्रयाग हो जाएगा। और इस जगह पे भी एक प्रयाग बनता है, तो इस प्रयाग पिंडार है और इधर से अलकनंदा आ रही है, तो इसको हम लोग कर्ण प्रयाग कहते हैं, कर्ण प्रयाग,
और उसके बाद एक प्रयाग यहाँ पे बन गया मंदाकिनी, और इधर से अलकनंदा ही चल रहा है। तो यहाँ पर जो एक प्रयाग बन रहा है इसको हम लोग रुद्र प्रयाग कहते हैं, रुद्र प्रयाग, ठीक। और फिर जो है सो आगे की ओर जब प्रवाहित होती है नदियाँ तो इसका नाम जो है सो अलकनंदा ही दिया जाता है। तो ये जो है सो अलकनंदा ही है, और अलकनंदा ही आगे की ओर बढ़ती है, इधर से ये आ रही है, दोनों आकर के इसमें फिर से एक संगम का निर्माण करता है। तो मतलब यहाँ पर भी एक जो है सो प्रयाग बनता है, और इस प्रयाग का नाम हम लोग देव प्रयाग कहते हैं, देव प्रयाग, ये देव प्रयाग है, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ से जैसे नदियाँ जो है सो आगे की ओर प्रवाहित होती है, तो यहाँ के इसके संगम के बाद का जो इसका नाम पड़ता है वो गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो देख लीजिए, जिस गंगा को आप लोग केवल गंगा नदी ही कहते थे और उसकी जो पूरा उद्गम स्थल और उनकी सहायक नदियों के बारे में नहीं जानते थे, उसके बारे में आज आप लोगों को सीखने को मिल गया है कि किस प्रकार से गंगा नदी जो उत्तराखंड राज्य से निकल रही है, तो उनके साथ और कितने नदियाँ हैं जो उसकी सहायक नदियाँ होती है, और उसके बाद कहां से जाकर के ये गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में भी आपको अभी जानने की मौका मिला है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी जो है सो वीडियो का एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है कि हम इस काम को और अच्छे से करें, बहुत ही बहादुरी से करें, है ना, पूरा लगन से करें। तो इसलिए लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए आगे इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर एक क्षेत्र आ जाता है हरिकेश के नाम से, आप लोगों ने जानते होंगे। हरिकेश नहीं, ऋषिकेश है, सॉरी, ये ऋषिकेश है, ठीक है। ऋषिकेश भी उत्तराखंड का क्षेत्र है। और उसके बाद यहाँ पर एक और क्षेत्र पड़ जाता है जो हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या हो गया, हरिद्वार। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा कि ये जो है एक टर्निंग पॉइंट है गंगा रिवर के लिए, कि इसके पहले के जितना भी आपने अभी तक पढ़े हैं ये सब के सब पर्वतीय क्षेत्रों में गंगा नदी का जो है सो प्रवाहित स्थल है, जबकि हरिद्वार का जो क्षेत्र है यहाँ से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गंगा नदी जो है सो मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है, तो आपको बताना है कि हरिद्वार से प्रवेश करता है। समझ गए इसको। अब उसके बाद देखिए प्रयाग को हमने जो सिखाए हैं, इस प्रयाग को आप यहीं से समझ लीजिए। यहाँ पे हम क्या बताने चाह रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा कि विष्णु प्रयाग का जो किन नदियों के जो मिलने से बना है, तो आपको बताना है विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से विष्णु प्रयाग का निर्माण हुआ है। फिर अगला कहना है कि नंद प्रयाग का निर्माण किससे हुआ, तो नंद की नदी, और इधर से आ रही कौन सी नदी, अलकनंदा, तो नंद की और अलकनंदा के मिलने से जो है सो आपका नंद प्रयाग का निर्माण हुआ है। फिर इधर से पिंडार और अलकनंदा, पिंडार और अलकनंदा के मिलने से कर्ण प्रयाग का निर्माण हुआ है। फिर उसके बाद मंदाकिनी और मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से जो है सो रुद्र प्रयाग का निर्माण हुआ है। और फिर इधर से देव प्रयाग के लिए बताना है, तो इधर सारा भागीरथी और इधर सारा अलकनंदा, दोनों को मिलने से देव प्रयाग का निर्माण हुआ। तो पंच प्रयाग का हिस्सा यही 5 गो है, ये गोविंद प्रयाग पंच प्रयाग का हिस्सा नहीं माना जाता। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो पंच प्रयाग के बारे में भी हमने आपको बता दिए। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें जो है सो वॉइस जो है सो बैकग्राउंड वॉइस आ रहा होगा, क्योंकि यह जो है सो बगल में सड़क है और वहाँ से जो है सो गाड़ियाँ चलती रहती है, तो हम डिस्टर्ब खुद हो जाते हैं। लेकिन इसकी बहुत जल्दी जो है सो सोल्यूशन किया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर लीजिएगा। इस वीडियो में यहीं तक इतनी ही बात रखते हैं। फिर किसी अगले वीडियो में फिर से आपको क्लास लेकर के आएंगे, और उसमें भी जो है सो इसके आगे की चीज़ों को हम बताएंगे। तो हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।